हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जो 27 मई 2026 को हुआ था, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत जोड़ी पहचानना हमें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया है इसके सामने, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। तो ये बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये याद रख सकते हैं आप। और जिसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित कुल इसमें 7 सदस्य थे। दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को था और इसी अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, तो ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, तो ये भी सही है। चौथा है आचार्य नरेंद्र देव, तो जो आचार्य नरेंद्र देव है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये दिया है CPI, और ये वास्तव में किसके थे, तो ये CSP के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में, पटना में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। और किसने की थी? MN रॉय ने की थी। नेक्स्ट है, धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए पहला कथन देखते हैं, इसे केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये गलत है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। दूसरा है, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भेजे जाने पर स्पीकर के प्रमाणन या सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश होता है और लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। तीसरा है, इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है। तो ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। चौथा है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये गलत है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। हमारे A और D गलत है। उसके बाद E दिया है, लोकसभा में इसकी हार से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये कथन सही है। क्यों? चूँकि धन विधेयक सरकार का एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज यानी बजट का हिस्सा होता है, इसलिए लोकसभा में इसका गिरना सरकार के पास बहुमत न होने का प्रतीक है, जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? B, C और E। तो ऑप्शन हो गया हमारा A। इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद याद रख सकते हैं आप। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे खारिज कर सकती है, वह केवल सिफारिशें दे सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। संघीय विशेषताएं किसे बोलते हैं? जिसमें दोहरी सरकार जैसे कि केंद्र और राज्य, संविधान की सर्वोच्चता हो, शक्तियों का विभाजन हो 7वीं अनुसूची के अनुसार, लिखित संविधान हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और द्विसदनीय विधायिका जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा हो। एकात्मक विशेषताएं क्या हैं? तो एकल संविधान जैसे यहाँ पे दिया है, ये नहीं होगा। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है एकीकृत न्यायपालिका, ये भी नहीं होगा। फिर भारत के एकात्मक या गैर संघीय ढांचे की ये विशेषताएं हैं, इसलिए हम B और E को हटा देंगे। बाकी दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और द्विसदनीय विधायिका, A, C, D और F। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान को KC वेयर ने अर्धसंख्यक कहा था। शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों जैसे कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला हो तो वहाँ के प्रशासक के तौर पर वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर, तो ये भी इसका विवेकाधीन अधिकार है। उसके बाद अनुसूची 4 के तहत शक्ति, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुसूची 4 में क्या है? तो इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, आवंटन।
तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का सीधा संबंध कोई भी नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार को बर्खास्त करना। तो देखिए, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और बहुमत होने पर सरकार को बर्खास्त करना, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है, तो ये भी सही होगा। फिर है राज्य में मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। तो देखिए, अनुच्छेद 356 इसी के बारे में बात करता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा है। इसके तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होता है, तो यानी ये भी सही है। तो ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा। इसके साथ कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा दिया गया है। उसके बाद 163 जो है वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन उसके विवेकाधीन कार्यों में सलाह बाध्यकारी नहीं है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 78। संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। 74(1)(a) में क्या है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75(2) में क्या है, तो मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, ये इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लौ अयस्क क्षेत्र और राज्यों से हमें मिलान करना है। तो देखिए, गुवा एवं नुआ मुंडी ये कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में। झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है वहाँ पे है, सिंहभूम जिले में। दूसरा है बैलेडीला। बैलेडीला कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ, दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा जिला में है ये। यहाँ उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा मिलता है। उसके बाद है बेल्लारी चित्रदुर्ग। तो चित्रदुर्गा क्या है, कर्नाटक में, ये छत्तीसगढ़ मिला देते हैं। उसके बाद है रत्नागिरी, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तो भारत में लौहस मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ग्रुप में पाया जाता है और यहाँ इसका वितरण दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरे का 4, चौथे का 3, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं की फसल के संदर्भ में सही है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा। पहला कथन देखिए, यह देश के पूर्वी भाग की मुख्य खाद्य फसल है, तो ये गलत है। गेहूं भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग की मुख्य खाद्य फसल है। पूर्वी भाग जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ की मुख्य फसल चावल है। दूसरा, इसको शुरुआत में उगते समय तेज धूप एवं पकते समय ठंडा मौसम आवश्यक है, तो ये भी कथन गलत है। गेहूं बोते समय यानी शुरुआत में ठंडा मौसम और फसल पकते समय तेज खिली धूप की आवश्यकता होती है, प्रश्न में ये उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा है, इसके विकास के मौसम में समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। ये ध्यान रखना है कि गेहूं एक रबी फसल है जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल पर ही पड़ा था और उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए, इसका पहला कथन, यह अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित होती है, तो यही गलत है। ये कथन पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, वहाँ से निकलती नहीं है। बाकी का देखिए कथन, यह सिंधु नदी से थोड़ी सी लंबी है, तो ये सही है। नामचा बरवा पर्वत के पास यह यू टर्न लेती है, ये भी सही है। और दिबांग एवं लोहित नदियाँ इसमें मिलती है, ये भी सही है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लेना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगफो और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं जमुना। असम में इसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। नेक्स्ट है, कॉलम 1 सूखा गंभीरता को कॉलम 2 भारतीय क्षेत्र से मिलाना है हमें। तो देखिए, पहला दिया है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो ये होगा अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, वहाँ से ये मिलता जुलता है। उसके बाद है गंभीर सूखाग्रस्त, तो ये महाराष्ट्र का है पूर्वी भाग।
विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पे गंभीर सूखाग्रस्त है। उसके बाद है मंद सूखा प्रभावित, तो ये है कोयम्बटूर पठार का दो दक्षिणी आंतरिक भाग है, वहाँ पे ये है सूखा मुक्त, ये होगा पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से 200 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा होती है। सूखा मुक्त मतलब सूखा नहीं पड़ रहा है वहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा क्या है, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। इसके साथ आप कुछ और फैक्ट याद रख सकते हैं कि भारत का लगभग 68% हिस्सा विभिन्न तीव्रताओं के सूखे से प्रभावित होता है। जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 50% से अधिक कम वर्षा होती है तो उसे गंभीर सूखा माना जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा? चूँकि छात्र विशेष रूप से दिल्ली में स्थानीय जल प्रदूषण और जल गुणवत्ता पर शोध कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली राज्य की नोडल एजेंसी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दौरा करना होगा, जो दिल्ली सरकार के अधीन स्थानीय स्तर पर आंकड़ों की निगरानी करती है। और राष्ट्रीय स्तर के लिए CPCB होता है, लेकिन स्थानीय दिल्ली के विशेष शोध के लिए DPCC सबसे सटीक हमारा आंसर होगा। CPCB जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जल की गुणवत्ता मापने के लिए BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण किया जाता है। BOD का असर बढ़ने का मतलब है कि जल में प्रदूषण अधिक हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर। भारत में न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका की अवधारणा को प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से इन्हीं दोनों को जाता है। इन्होंने 1970 और 1980 के दशक में परंपरागत लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर कोई भी नागरिक दूसरे के अधिकारों के लिए कोर्ट जा सके, यह व्यवस्था कर दी थी। एक प्रश्न ये पूछता है कि किसे PIL का जनक कहते हैं? तो इसका आंसर होगा PN भगवती को PIL का जनक कहते हैं। क्योंकि यहाँ न्यायिक सक्रियता की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर A और B दोनों ही होगा, तो ऑप्शन हो गया हमारा D। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन B, जैव विविधता अधिनियम 2002। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 लागू किया था। यह अधिनियम देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बाकी जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इसी अधिनियम के तहत चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड्स बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इम्प्रेस है ये लिब्रे ऑफिस का है, यह एक ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन टूल है। उसके बाद है कीनोट, तो ये एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है पावर पॉइंट, तो ये आपको पता ही होगा ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ये केसोड के स्प्रेड है यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जैसे कि MS एक्सेल होता है। अगर आपने MS एक्सेल यूज किया है तो वैसा ही केसोड के स्प्रेड एक एक्सेल शीट है, ना कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। और ये वही पूछ रहा है कि कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी दिन यानी कि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और चंद्रयान 2 के लैंडर ने 2019 में जहां अपना पद चिन्ह छोड़ा था उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि इसरो का जो स्थापना दिवस है वो है 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक जिसने स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकियों पर अपने शोध के लिए 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप जीती है, वो कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर C आनंदरन कृष्णन। वर्ष 2024 में न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज और टाटा सन्स द्वारा घोषित टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकी में
उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर सी आनंदरण कृष्णन को दी गई थी। वह राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के निदेशक रहे हैं। संस्थान का नाम है NIFTEM। इस फेलोशिप का उद्देश्य क्या है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक ने उपन्यास मैला आंचल लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। मैला आंचल हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास मतलब रीजनल है, जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में की थी। इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की पृष्ठभूमि, वहां के सामाजिक ताने बाने और समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, वक्तव्य दिया है, एक फायरवॉल एक नेटवर्क फिल्टर के रूप में कार्य करता है। और इसका निष्कर्ष दिया है कि फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है। और दूसरा निष्कर्ष है, फायरवॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो वर्म्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, जो निष्कर्ष एक है, फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है, ये गलत है। फायरवॉल केवल एक कंप्यूटर पर नहीं रखा जाता, यह एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर डिवाइस भी, जिसे पूरे नेटवर्क के गेटवे पर स्थापित किया जाता है ताकि अनाधिकृत एक्सेस को रोका जा सके। दूसरा है, फायरवॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो वर्म्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है और एक सुरक्षा दीवार के रूप में कार्य करता है जो कंप्यूटर वर्म्स जो हैं, वायरस हैं और हैकर्स हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदवा झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड के साहिबगंज जिले में, झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी के पास स्थित है। हाल के वर्षों में इसके समृद्ध जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भारत की रामसर साइट सूची में शामिल किए जाने के कारण यह चर्चा में है। यह झारखंड की एकमात्र प्रमुख प्रवासी पक्षी स्थल है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ आप कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बिहार से संबंधित रामसर साइट जो है वो है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। ये बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट है, युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाली प्रसिद्ध युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू, जिसकी ऊंचाई लगभग है 4095 मीटर, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत का तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस महान गायक के सम्मान में उनकी 100वीं जन्म जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौखिक सस्पेंशन यानी कि ओरल सस्पेंशन। सक्रिय चारकोल का उपयोग मुख्य रूप से आपातकालीन चिकित्सा में जहर या ओवरडोज के इलाज के लिए किया जाता है। चूँकि यह पेट और आंतों में जहरीले पदार्थों को सोख लेता है, इसलिए इसे मरीज को पानी या किसी तरल पदार्थ के साथ मिलाकर ओरल सस्पेंशन यानी मुंह के रास्ते के रूप में पिलाया जाता है। इससे नसों में या त्वचा के नीचे इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान कीजिए। पहला है हमारा अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व। तो पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 4th। दूसरा है वर्ग 14 का तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम हो, तो वर्ग 14 कार्बन परिवार है। इसमें ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, और पहला तत्व कार्बन है, अतः इसकी त्रिज्या सबसे क्या होगी? कम होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद वर्ग 13 का तत्व जो अर्धचालक हो, तो वर्ग 13 का तत्व जो अर्धचालक है वो पहला तत्व है और यह एक उपधातु है जो अर्धचालक व्यवहार दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बोरोन। उसके बाद है वर्ग 15 का तत्व जो त्रिबंध बनाता है, तो वायुमंडल में N2 के रूप में पाया जाता है, जिसमें 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है, यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन ये हो गया, ये N2 ऐसे होता है और जब इसमें इसका ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे बनता है नाइट्रोजन के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा P का 4, Q का 3, R का 2 और इसका 1, ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट है, नीचे दी गई रासायनिक समीकरणों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से मिलान कीजिए। पहला है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बना रहे हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ। उसके बाद है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि वियोजन यानी अपघटन वाली अभिक्रिया है। तो ये हो गया हमारा 3। उसके बाद है, लेड को जब कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लेड क्लोराइड और कॉपर अलग देता है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील जो लेड है ये कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डबल विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये बेरियम यहाँ पे आ गया है और सोडियम यहाँ पे, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारा बन गया है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A का 4, B का 3, C का 1, D का 2, ऑप्शन हो गया हमारा A। नेक्स्ट है, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य क्रमशः होते हैं। तो देखिए, धातुओं के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनीय विधि में एनोड वो होता है जो धनात्मक होता है, यानी हमेशा अशुद्ध धातु का मोटा ब्लॉक बनाया जाता है, यानी अशुद्ध कॉपर। ठीक है, यानी पहले नंबर पे क्या होगा, अशुद्ध कॉपर होगा। उसके बाद कैथोड जो कि ऋण ध्रुव होता है, हमेशा शुद्ध धातु यानी शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो दूसरा ये हो जाएगा। फिर विद्युत अपघट्य, तो ये उसी धातु का लवण विलयन जैसे कि अम्लीकृत कॉपर सल्फेट CuSO4 और H2SO4 विलयन उपयोग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, तो ऑप्शन हो गया A आंसर हमारा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध कॉपर घुलकर विलयन में आता है और शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड के नीचे जमा होने वाले अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं, जिसमें सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं भी होती हैं। नेक्स्ट है, कॉलम 1 में दिए गए तत्वों को कॉलम 2 में दिए गए उसके इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ हमें मिलान करना है। तो देखिए, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसे K, L, M और N में कक्षाओं में बांटा गया है, जो कि उनके इलेक्ट्रॉन वितरण को दर्शाता है। तो ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, ऑप्शन B। नियोन का होता है 10 परमाणु क्रमांक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। उसके बाद एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो इसका होगा 2, 8 और 3। यहाँ पे छूट गया है, 3 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 होगा। तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका D, 2, 8, 3। फास्फोरस का क्या होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो पहला का B, दूसरा का C, तीसरा का D और चौथा का A। तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉलम 1 की भौतिक राशियों का कॉलम 2 की उचित राशियों के साथ मिलान करना है हमें। यहाँ पे कॉलम दिया है 1, कॉलम 2। कार्य, तो कार्य किसे बोलते हैं, तो बल गुने विस्थापन को कार्य बोला जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। F मतलब फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, तो इसका होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई यानी mgh, तो ये भी हो जाएगा हमारा D। उसके बाद है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv² और इसका मात्रक होता है जूल। उसके बाद होता है शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो ये हो जाएगा A। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला का C, दूसरा का D, तीसरा का B, चौथा का A, ऑप्शन हो गया हमारा A। नेक्स्ट है, एक कूली 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कूली उसी डिब्बे या सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाकर रखता है। तो उपरोक्त स्थिति के लिए सही विकल्प चुनना है हमें। तो देखिए, कार्य का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। तो कार्य बराबर होता है mgh। mgh यहाँ पे क्यों है, जैसा कि मैंने बताया अभी, बल इंटू विस्थापन। तो S क्या है यहाँ पे, H है जो कि ऊंचाई उठा रहा है कूली, और mg क्या है यहाँ पे, फोर्स है, उस बक्से के खिलाफ लगाया गया बल है। अब देखिए, यहाँ दोनों कूलियों के लिए समान
जो समान है उसका द्रव्यमान क्या है, समान है, यानी कि पहले कूली, मान लीजिए कूली 1 यहाँ पे, कूली 2 यहाँ पे, इसका द्रव्यमान क्या होगा m 15 kg है, दूसरे के लिए भी क्या है 15 kg है। फिर h क्या है, हाइट कितने ऊपर उठाता है 2 मीटर, और इसके लिए भी हाइट क्या है 2 मीटर है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है हमारा, दोनों में g सेम होगा। इसलिए कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दोनों कुलियों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा इस केस में हमारा बराबर हो जाएगा। तो W = क्या होगा 15 × 9.8 g का मान इंटू 2, तो 15 दूनी 30 और 8 3 24, 29 27 2 29, यानी कि 294 जूल हमारा वर्क किया है दोनों ने, कूली 1 ने भी और कूली 2 ने भी किया है। तो चूँकि पहले कूली ने समय कम लिया है, इसलिए उसकी शक्ति क्या है कि दूसरे कूली से अधिक होगी, लेकिन कार्य क्या है दोनों ने बराबर किया है। शक्ति पूछता तो दोनों का अलग अलग होता, पहला कूली का शक्ति ज़्यादा होता क्योंकि तुरंत उठा करके सर पे रख लिया है, और दूसरे कूली की शक्ति कम होती क्योंकि उसको 10 सेकेंड उससे दुगना समय लिया है उसने सर पे रखने पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, दोनों ही कूलियों ने बराबर कार्य किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या होगी। तो देखिए इसको अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे एक है, इसका दिया है प्रतिरोध 20 ओम, इसका दिया है 10 ओम और इसका है 5 ओम। यहाँ पे B है, ये A है, और इसे जोड़ा है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा है इसे। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा और इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इस वाले में जाएगा I3। लेकिन अगर वोल्टेज पूछेगा, अगर प्रश्न में ये पूछता कि 20 ओम वाले के पास कितना वोल्टेज है, तो हम बोलेंगे 6 वोल्ट। 10 ओम वाले के पास भी 6 वोल्ट और 5 ओम वाले भी 6 वोल्ट ही एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो हमारा जो वोल्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है, विभवांतर सेम रहेगा, करंट बदलता है। और जब श्रेणी क्रम, मान लीजिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, ऐसे जोड़ देता, इसको 6 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ये हो गया 20 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। और इस केस में यहाँ से करंट निकलता है, इसमें भी आई जाता, इसमें भी आई ही जाता और इसमें भी आई जाता। लेकिन यदि पूछता कि वोल्टेज कितना है कौन कौन इसके पास, तो इसका अलग होता है, इसका होता V1, इसके पास होता V2 और इसके पास होता V3, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा प्रश्न दिया है इसमें वोल्टेज 10 ओम के पास कितना होगा, तो 6 वोल्ट होगा। हमें पता है ओम का नियम से V = होता है IR। 10 ओम के पास वोल्टेज कितना है 6, क्वेश्चन में दिया है 6, करंट हमें निकालना है I2 और प्रतिरोध कितना दिया है 10, तो I2 बराबर क्या होगा 6/10 यानी कि 0.6 एम्पियर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन दिया है 7a / 2 + b इज नॉट इक्वल टू 7a/2 + 7b/2। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 7a/2 + b कभी भी इस 7a/2 + 7b/2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 7a + 7b/2 और ये होगा 7a + b/2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, दिखा रहा है इसके बराबर नहीं है, तो यानी ये कथन क्या होगा हमारा सही हो गया। दूसरा है, वितरण नियम गुणन के योग पर लागू होता है न कि भाग के योग पर। तो देखिए ये कारण जो दिया है, इसका सही होने का कारण जो दिया है ये बिल्कुल सही कारण है। कैसे, वितरण नियम गुणन पर लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन में दिया आपको 7a + b, तो हम इसे क्या लिखेंगे 7a + 7b लिखेंगे। यह भाग के योग पर इस तरह लागू नहीं होता, जैसे यहाँ पे दिया था ना, ये 7a/2 + b, तो इसको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अतः जो हमारा कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, दोनों A और R सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन हो गया A, 29 का A हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। tan थीटा + cot थीटा बराबर 2 है, तो tan² थीटा + cot² थीटा बराबर 4 होगा, ये नहीं हमें चेक करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, tan थीटा +
कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो मान हम क्या निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे रख देते हैं। इसको देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। हमें क्या दिया है, 4 दिया है, यानी कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरे कथन की ओर। दूसरे कथन में दिया है कि यदि कॉसेक 1 बराबर √2 है तो हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पे 2 नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए, ये मिस टाइप हो गया है। तो देखिए हमें पता है कि कॉसे √2 कब होता है, जब a का मान होगा 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन सब में 45 डिग्री का मान रखेंगे। तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो 2 गुने 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे में 4 इंटू टैन स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर ए में a का मान 45, टैन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1, और ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर होगा 1 माइनस 3, नीचे होगा 4 माइनस 1, सॉरी ये प्लस होगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 4/3, ये 4/3 दिया हुआ है, यानी कि ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो कथन 2 सत्य है जबकि कथन 1 असत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कलश में 13, 14, 15 से लेकर के 40 तक की संख्याओं वाली टिकट हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, तो निकाले गए टिकट की संख्या का 18 से बड़ा और 6 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कुल संभावित परिणाम यानी टोटल आउटकम्स कितना है ये निकालना है। कुल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, कुल संभावित परिणाम ये कितना होगा, 13 से 40 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो हम क्या करते हैं, अंतिम में से 13 को घटा के +1 जोड़ देंगे, तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी। तो कुल कितनी संख्या है यहाँ पे, 28 संख्याएं हैं। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम निकालना है हमें, अनुकूल परिणाम ये क्या है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 18 से बड़ी हो और 6 का गुणज हो। तो 13 से 40 के बीच 6 के गुणज कौन कौन से हैं, 14 है, 18 है, 24 है, 30 है और 36 है। चूँकि संख्या 18 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए अनुकूल संख्या क्या होगी हमारी, 14 को हटा देंगे, 18 को हटा देंगे, तो बचेगा कितना, 24, 30 और 36, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्याएँ हैं। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम, तो P बराबर क्या होगा 3/28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x बराबर √2 + 1 बटे में √2 - 1 और y बराबर √2 - 1 बटे में √2 + 1 है, तो x² + y² + xy का मान हमें निकालना है। तो देखिए x बराबर हमें क्या दिया है, √2 + 1 बटे में √2 - 1। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x और y के हर का परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 + 1 पहले से है, इसमें √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 - 1 इंटू √2 + 1 कर देंगे। सेम y के लिए भी करेंगे, √2 - 1 ये हो जाएगा √2 - 1 बटे में √2 + 1 इंटू √2 - 1। और देखिए इसको सॉल्व करते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर है, तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, +2 इंटू √2 बटे में a - b a + b, तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 3 + 2 √2 बटे में 1, तो x बराबर क्या होगा 3 + 2 ठीक। y का चूँकि ये उल्टा है तो ये माइनस का साइन इसमें बदल जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो y का मान हो गया हमें 3 - 2 √2। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x + y, तो x + y बराबर क्या होगा 3 + 2 √2
प्लस 3 माइनस 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 6। और एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर होगा 8, तो 9 में से 8 गया 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको एक रखते हैं इधर और इधर एक एक्स वाई को भेज देते हैं। इस एक्स वाई का मान 1 के बराबर है, तो 6 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 36 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा आंसर 35। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 213, 205, 197 और 37 में कुल पदों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा है 213। सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो डी बराबर क्या होगा, 213 में से 205 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -8। -8 हर टर्म में घट रहा है। एक्चुअल में नेक्स्ट वाले से घटाते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 205 माइनस 213 करेंगे तो ये हो गया -8। अंतिम पद यानी AN क्या है हमारा, तो ये दिया है 37। तो AP का सूत्र आपको पता ही होगा, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें N का मान निकालना है, कुल पदों की संख्या बोला है। तो यहाँ पे जो AN है ये है 37, A का मान है 213 प्लस N माइनस 1 और D दिया है -8। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 37 माइनस 213 इधर आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू -8। देखिए 13 में से 7 गया 6, बचेगा 10 में से 3 गया 7, 176 माइनस 176 होगा। और ये क्या बचा है, -1 इंटू -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 22, तो N माइनस 1 बराबर कितना मिला है 22, तो N बराबर हमारा क्या हो गया 23। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित सूची 1 का मिलान प्रावधानों से संबंधित सूची 2 से करके कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का अनुच्छेद दिया है और यहाँ पे प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, भारत के किसी भी नागरिक को भारत राज्य की सीमा में विधि के समक्ष समानता के संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या है, तो ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म या इनमें से कोई भी आधार पर किसी भी नागरिक से विभेद नहीं करेगा। उसके बाद 16 क्या है, तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समता। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्य के नागरिकों हेतु किसी भी कार्यालय में नियुक्ति तथा रोजगार लेने के अवसर की समता। 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। तो ये दिया है ऑप्शन 3 में, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तथा इसके कारण उत्पन्न किसी भी अवांछित स्थिति को रोकना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। ऑप्शन हो गया हमारा C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार बताया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, D टोकेविले। प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीति विचारक और इतिहासकार एलेक्सिस डी टोकेविले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में लोकतंत्र के एक नकारात्मक पहलू को उजागर करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार कहा था। उनके अनुसार लोकतंत्र में कभी कभी बहुमत की आड़ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबा दिया जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इस विचार का समर्थन किया था। उसी तरीके से अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र या विकृत शासन का रूप माना था। और अब्राहम लिंकन की जो प्रसिद्ध परिभाषा है वो भी याद रखना है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, फ्रांसीसी बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे जो मुगल काल में भारत आया था। यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर का राजकुमार दारा शिकोह से घनिष्ठ संबंध था। तो ये सही है कथन। वह शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक बना और उसके साथ घनिष्ठ संबंध थे। दूसरा है, बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और वृत्तांत लिखे। तो ये भी सही है। उसने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में इसका विवरण भी लिखा है। तीसरा है, उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा और औरंगजेब को समर्पित किया। तो ये कथन भी सही है। उसने अपना यह यात्रा वृत्तांत फ्रांस के राजा लुई 14वां और
मुगल सम्राट औरंगजेब को समर्पित किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। तो देखिए कथन बिल्कुल सही है। 1870 के दशक तक भारतीय समाचार पत्र जैसे कि सुलभ समाचार और अमृत बाजार पत्रिका में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर तीखे व्यंग्य चित्र छपने शुरू हो गए थे। दूसरा कथन दिया है कि कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। तो ये गलत है। इन कार्टून में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी अंधानुकरण और पहनावे की प्रशंसा नहीं की गई थी, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया था, यानी कि कड़ा व्यंग किया गया था कि वे अपनी संस्कृति भूलकर अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन हो गया ए। इसके साथ आपको याद रखना है कि भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट शुरू किया गया था। बंगाल गजट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था। दिए गए गुणों में से उस गुण को पहचानिए जो सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है और जिसे फैजल से अपनाने की अपेक्षा की जाती है। तो देखिए सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और उदारवादी आंदोलन था जो ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा और सादगी पर बल देता था। तो यहाँ पे देखिए साथियों के प्रति करुणा, तो हाँ यह सूफी सिद्धांत है, तो ये होगा। दूसरा है अधिक शक्ति की इच्छा, तो ये गलत है क्योंकि सूफी संतों को सत्ता या शक्ति का मोह नहीं था, तो ये नहीं होगा। तीसरा है विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा, तो ये भी गलत है। वे सादगी और गरीबी यानी फ़कीरों वाला जीवन जीते थे। चौथा है सांसारिक मामलों से अनासक्ति, तो ये बिल्कुल सही है, ये यही का सूफी सिद्धांत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चालुक्यों के स्थान पर डैश और डैश वंश का उदय हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यादव और काकतीय वंश। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान उनके नियंत्रण वाले दक्कन क्षेत्र में प्रमुख रूप से देवगिरी के यादव वंश और वारंगल के काकतीय वंश और द्वार समुद्र के होयसल वंश का उदय हुआ था। तो विकल्प सी हमारा इस एक क्रम को सही तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे याद रखना है कि काकतीय वंश की एक शासिका थी प्रसिद्ध, उनका नाम था रुद्रमा देवी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा। देखिए आगरा क्या है? तो ये राजधानी और उत्तर भारत का केंद्र था। लाहौर ये पश्चिमी एशिया व्यापार का मार्ग था और बुरहानपुर ये दक्कन का द्वार था। मुगल साम्राज्य के ये तीनों सीधे नियंत्रण में थे और अत्यंत समृद्ध और व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र थे, जबकि गोलकुंडा कुतुब शाही वंश की राजधानी थी जो दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र सल्तनत थी। हालांकि यह हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसे मुगलकालीन व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं गिन सकते। औरंगजेब ने इसे बहुत बाद में 1687 ईस्वी में मुगलों में मिलाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों का बहुत ही विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें राजकीय सिंचाई, नहरों के निर्माण और पानी पर लगाए जाने वाले कर, जिसे उदक भाग कहा जाता था, इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। कथन है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दुनिया का अधिकांश उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल जैसे कि सहारा, अटाकामा, थार और नामीब ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। कारण देखिए, महासागरीय धाराएं, व्यापारिक पवनें समुद्र से नमी लेकर पूर्वी तट को नमी प्रदान करते हैं और पश्चिमी तट पहुँचते पहुँचते नमी घटती जाती है। तो ये कारण बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधों में बहने वाली व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये समुद्र से नमी लेकर महाद्वीपों के पूर्वी तट पर भारी वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिमी तट की ओर बढ़ती हैं इनकी नमी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और हवाएं शुष्क हो जाती है। साथ ही पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं भी मरुस्थल बनने में मदद करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है हमें पूरा। तो छोटी कॉलोनी या किलों के साथ साथ गांव की ऊंची ज़मीन को पूरा कहते थे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। उसके बाद है कलान, तो बड़ी बस्ती का वर्णन करने के लिए गांव के नाम के अंत में जोड़ा जाता था, जैसे कि रामपुर कलान, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। खुर्द, तो फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा, इसका प्रयोग छोटी बस्ती के लिए होता था, तो इसका हो जाएगा 3। और खेड़ा, तो यह उस जगह को बताता है जहाँ पहले कोई प्राचीन आवास थी, जैसे कि डीह या टीला, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो हो गया ए का 4, बी का 1, सॉरी बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है ये गलत है। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा हमारा ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ये 4 होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इस ऐतिहासिक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करने के लिए धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में कौन सा पद भारतीय सेना में मेजर जनरल के समकक्ष है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रियर एडमिरल। तो भारतीय सशस्त्र बल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रैंक संरचना में समानता होती है। तो भारतीय सेना का मेजर जनरल भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल और भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल के समकक्ष होता है। ये सभी 2 स्टार अधिकारी रैंक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1856। ये मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जेल के कैदियों को पहले दिए जाने वाले पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देने का निर्णय किया था। कैदियों ने इसे अपने धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ माना और कड़ा विद्रोह कर दिया। बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और दोबारा पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एयरबीएनबी के संस्थापक नहीं है जो बताना है। तो एयरबीएनबी एक वैश्विक ऑनलाइन होम स्टे और ट्रैवल मार्केटप्लेस कंपनी है। इसके मूल वैश्विक संस्थापक ब्रायन चेस्की, जे गेविया और नैथन ब्लेचार्की हैं, जिन्होंने 2008 में इसकी स्थापना की थी। तो अमनप्रीत सिंह बजाज ये इसके संस्थापक नहीं है, बल्कि वे वर्तमान में एयरबीएनबी के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्री मैनेजर हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो ऑप्शन होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। मेघालय किसका है? तो शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग होगा। उसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजोल। नेक्स्ट है 2011 से 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण और नवीनतम बुनियादी ढांचा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 24 के बीच बुनियादी ढांचे विशेष रूप से परिवहन और संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करते हुए बिहार देश में तीसरी सबसे उच्च विकास दर दर्ज करने वाला राज्य बन गया है। सड़कों के नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी में बिहार ने तेजी से प्रगति की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला DBMS नहीं है? DBMS मतलब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ओरेकल, MySQL और PostgreSQL, ये तीनों DBM से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल DBM से रिलेटेड नहीं है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, न कि DBMS। हालांकि इसमें डेटा टेबल के रूप में रख सकते हैं और ये बड़े डेटाबेस और SQL क्वेरीज को मैनेज करने के लिए नहीं बना है। लेकिन नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, अछूत पुस्तक के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। अंग्रेजी भाषा के ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। इन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल वर्ष 1935 में लिखा था। यह उपन्यास भारत में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की समस्या पर आधारित है, जिसका मुख्य पात्र है बाखा नाम का एक मैला ढोने वाला लड़का है। मुल्कराज की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं को भी याद रखना है, जैसे कि कूली, और दूसरा है टू लीव्स एंड ए बर्ड। R.K. नारायण की क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड और मालगुडी डेज। M P से 2 साल बड़ा है, इसको लिखते चलते हैं। M P से 2 साल बड़ा है। L O से 2 साल बड़ा है, तो L O से 2 साल बड़ा है। O की आयु L और N की आयु का औसत है, तो O की जो आयु है वो L प्लस N की आयु का औसत है। इसको हम लिख सकते हैं 2O बराबर L प्लस N। उसके बाद है P की आयु L और M की आयु का औसत है, तो P बराबर लिख सकते हैं L प्लस M बाई 2, यानी कि 2P बराबर L प्लस M। उसके बाद है L की आयु P और Q की आयु का औसत है, तो L बराबर P प्लस Q बटे में 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2L बराबर P प्लस Q। देखिए हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं? M, P, O, L और Q। टोटल 5 वेरिएबल है यहाँ पे, और हमारे पास समीकरण कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? P बराबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो यहाँ से M हमें क्या मिलेगा? यहाँ से M हमें मिलेगा x प्लस 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये M और P कहाँ पे है? तो देखिए M और P यहाँ पे है, तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे, तो L बराबर क्या होगा? 2P माइनस M। 2P यानी कि 2x माइनस M, मतलब x प्लस 2 को यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2, यानी कि ये हो गया x माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिल गया L बराबर क्या? x माइनस 2। अब देखते हैं, हमें निकालना है Q को, तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे? Q बराबर लिखेंगे 2L माइनस P। L क्या है? x माइनस 2 है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 रखेंगे, और P क्या है? हमारा x है, तो x यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस x, तो ये हो गया x माइनस 4। तो हम यहाँ पे Q का मान लिख लेते हैं x माइनस 4। अब आते हैं O पे, तो L और N का मान इसमें हमें रखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से हम O का मान निकाल लेंगे। O बराबर क्या होगा? तो ये होगा L माइनस 2। L क्या दिया है यहाँ पे? x माइनस 2 है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2 यहाँ से पहले से है, तो ये हो गया x माइनस 4। तो इसे हम क्या लिखेंगे? O का मान हमें मिल गया x माइनस 4। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है n। तो n बराबर क्या लिखेंगे हम? n बराबर लिखेंगे 2O माइनस L। O का मान क्या दिया है? 2 इंटू एक्स माइनस 4, और L का मान दिया है x माइनस 2, तो 2x माइनस 8 माइनस x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 10। ठीक है। तो हमारा सारा मान निकल गया, P का मान, M का मान, L का मान, Q, O और यहाँ से N का मान हमें मिल गया है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो सबसे बड़ा M है, क्योंकि M का मान क्या है? x प्लस 2 है। उसके बाद इससे बड़ा है P, क्योंकि इसका मान x है। इससे थोड़ा सा छोटा है L, क्योंकि इसका 2 कम है। फिर उससे छोटा है Q, क्योंकि इसका 4 कम है, और O का मान Q के बराबर है, तो ये O हो गया। और सबसे छोटा क्या है? x माइनस 10, यानी कि N है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, N। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ गुड एंड टेस्टी, 7C 9A 8B का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स, और 9A 4D 2B का अर्थ है पिक्चर्स एंड फेंट, तो निम्नलिखित में से C का अर्थ कौन सा होगा? C का हमें निकालना है। ठीक है। C किस में है? इसमें है, सी गुड पिक्चर्स। तो हमें क्या करेंगे? गुड का और पिक्चर्स का मान हमें हटाना होगा। यहाँ से देखिए गुड का दिया है
और यहाँ पे हमारा गुड है। तो इन तीन इस वाक्य में सी गुड पिक्चर्स और गुड टेस्ट में गुड कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7C, यानी 7C का अर्थ क्या हो गया, गुड हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें पिक्चर्स का मान निकालना है। तो देखिए इसमें पिक्चर्स है और इसमें पिक्चर्स है, तो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, तो 9A कॉमन है। तो 9A क्या होगा, हमारा पिक्चर्स हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या था, सी का मान निकालना था। तो सी गुड पिक्चर्स, तो 7 9A, 7C 9A, ये दोनों तो हट गया, इसका अर्थ हो गया गुड पिक्चर्स। बचा क्या, 8B, यानी सी का अर्थ क्या हो जाएगा, 8B हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि m का अर्थ भाग है, n का अर्थ जोड़ और यहाँ पे p होगा, p का अर्थ घटाव है और b का अर्थ गुणा, तब व्यंजक इसका मान हमें बताना है। तो 13, p का अर्थ क्या दिया है, घटाव, तो -13, b का अर्थ क्या है, तो b का अर्थ है गुणा, गुणे 36, m का अर्थ है भागा 9 और n का अर्थ क्या दिया है हमें, जोड़, तो +17। तो ये देखिए 9 चौके 36, 13 - 13 चौके 52 +17, तो ये हो गया 13 17 30 -52, तो ये हो गया -22। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो पीला रंग हो सकता है आपको इसमें अच्छे से फिगर ना दिख रहा हो। तो देखिए यहाँ पे येलो है और यहाँ पे येलो है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए येलो के जो पड़ोसी है कौन कौन से हैं, ऑरेंज है एक, ठीक है, ऑरेंज, दूसरा है ब्लू, और इसमें देखिए येलो के बगल में कौन है, पिंक है और रेड है, पिंक है और रेड है, यानी कि ये चारों तो इसके पड़ोसी हो गए। एक ये हो गया 5 और टोटल 6 फलक होता है, तो छठा कौन होगा, छठा हो गया बैगनी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा बैगनी, इसके विपरीत आएगा, पीले रंग के विपरीत आएगा बैगनी। नेक्स्ट है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 इसमें कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मन हो जाइए। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो 4 1 3 लिख दिया हमने, फिर इसको भी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 4 2 6 जो रिपीट हुआ है उसको कट कर देंगे, और जो इसमें नहीं दिख रहा है वो 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो गया। नेक्स्ट है, दर्पण में देखने पर घड़ी 9:30 समय दिखाती है, तो सही समय क्या है। तो देखिए घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक समय निकालने के लिए दिए गए समय को हमेशा 12 बजे से घटा देते हैं। 12 बजे का मतलब हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं 11:60, 60 मिनट 11 घंटा, तो 12 हो गया टोटल, और इसमें हम क्या करेंगे 9:30 को घटा देंगे, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 2, यानी 2:30। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद चुनिए। इसको देखिए A1 है G7 हमें बताना है, और ये रिलेटेड है किससे, E5 है, E5 है, K11, M13 है और S19 है। तो इसमें कितना जुड़ा है, 5 8 13 और इसमें 11 8 19। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो 1 8 9 और 7 8 15, तो आई होता है 9, वो होता है 15, तो आयु हो गया ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 61 और 62 के लिए हमें निर्देश दिया है। यहाँ पे 61 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए व्यंजक में ए का एफ से संबंध बताना है। ये हमारा व्यंजक है, हमें बताना है ए का एफ से क्या संबंध है। ए प्लस बी का मतलब पी क्यू का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखें जो तरीका अपनाया जाता है, सर्किल का मतलब होता है कोई स्त्री है, फीमेल है, जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है कोई मेल है, जो बराबर के चिन्ह के साथ जुटेगा वो होंगे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ होंगे। सिंगल लाइन से जुड़ेगा तो इसका मतलब है कि भाई बहन है, भाई या बहन है, और खड़ी लाइन से जुड़ेगा तो इसमें इसका मतलब है कि जेनरेशन का गैप है, यानी कि माता पिता हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकती है, कुछ भी, जेनरेशन गैप। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए प्लस बी का मतलब है पी क्यू का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, तो ये ए जो है ये बी का पिता है यानी कि मेल है। बी क्या है अभी नहीं पता है, अब आगे देखते हैं। बी गुणे सी,
तो पी क्यू का अर्थ है, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो ये बी सी का भाई है, तो बी हो गया सी का भाई। सी क्या है हमें नहीं पता है, मेल है या फीमेल। सी भागा डी, सी भागा डी का मतलब क्या है कि पी क्यू की बहन है, यानी सी जो है डी की बहन है, तो सी जो है डी की बहन है, तो यानी फीमेल है ये। फिर डी स्टार ई, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि डी जो है ई का पुत्र है, तो जी ये क्या है, डी जो है ई का पुत्र है, ई यहाँ पे रख देते हैं। चूँकि ए क्या है, पिता है, तो ई जरूर ही माँ होगी और इन दोनों का आपस में विवाह हुआ होगा निश्चित रूप से। उसके बाद देखिए ई हैश एफ, तो हैश का क्या है, पी क्यू की पुत्री है, ये ई जो है एफ की पुत्री है, ई जो है एफ की पुत्री है। एफ हो सकता है पिता हो या माँ हो, दोनों भी हो सकती है। अब हमें बताना है कि ए का संबंध एफ से क्या है, तो ये ए जो है ये इसका क्या होगा, दामाद होगा, क्योंकि इसकी बेटी से इसका विवाह हुआ है, तो सन इन लॉ बोलते हैं इसको। तो आंसर हो गया ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 62 उसी से संबंधित है ये। देखिए इसमें बताना है एफ का ए से क्या संबंध है, ये हमारा दिया हुआ है। ए हैश बी का मतलब है पी हैश क्यू, यानी पी क्यू की पुत्री है, यानी कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री हो गई। बी पिता है या माता हमें नहीं पता। फिर बी माइनस सी बोल रहा है, तो बी माइनस सी यानी कि पी क्यू की माता है, यानी जो बी है वो सी की माता है, तो बी सी की माता है और बी ए की भी माता है, यानी ए और सी आपस में रिलेटेड होंगे, भाई होंगे बहन होंगे नहीं पता है, बस आपस में संबंधित होंगे। सी स्टार डी, तो पी स्टार क्यू, तो पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र है, तो सी जो है ये पुत्र है किसका, डी का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि बी क्या थी, ये वाला माइनस जो सी पी क्यू की माता थी, बी सी की माता थी, तो ये माता थी, डी का पुत्र है, तो ये जरूर ही ये बाप होगा और इन दोनों का विवाह हुआ होगा। फिर डी प्लस ई का मतलब क्या है कि पी क्यू का पिता है, यानी डी जो है ई का पिता है, तो डी जो है ई का पिता है, तो ई यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ई भागा एफ का मतलब है कि पी क्यू की बहन है, यानी कि ई जो है एफ की बहन है, ई जो है वो एफ की बहन है। एफ लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, एफ के आगे कुछ दिया नहीं है तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए व्यंजक में एफ का ए से क्या संबंध है, तो एफ जो है ए का क्या है, या तो भाई होगा या तो बहन होगी। अगर स्क्वायर हम करते तो ये भाई हो जाता या तो बहन हो जाता, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, भाई या बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन ने 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिए तो मिश्रधन क्या होगा। पहला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक हो, और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो देखिए हमें मूलधन दिया है कितना, 8,000 रुपये, समय दिया, दर दिया है 10% और समय दिया है हमें 2 वर्ष। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टे में 100 का पावर टी, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे। 8,000 गुणे 1 प्लस 10 बट्टे में 100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 8,000 गुणे 10 से कम 10, 11/10 यानी कि 121 बट्टे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 12 8 96, तो 9,680। तो 9,680 इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों तो नहीं होगा। पहला का तो हो गया। दूसरा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, तो मूलधन तो हमारा सेम ही है 8,000, दर क्या होगा, अब अर्धवार्षिक है तो 5% हो जाएगा, और समय क्या होगा, अर्धवार्षिक है तो यानी कि अब 1 साल 2 साल में बदल जाएगा, तो टोटल 2 साल है, तो ये समय हो जाएगा 4 गुना, मतलब दुगना हो जाएगा 4। और हमारा मिश्रधन क्या होगा यहाँ से, 8,000 गुने 1 प्लस 5/100 का पावर 4, 5 एकम 5, 20 5 100, तो 8,000 गुने ये 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 हो जाएगा। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 21 21 441 गुने 441/20, तो ये हो जाएगा कितना 19 44 81/20, भाग देंगे तो आएगा 9,724.05, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका बाहरी व्यास दिया है 15 मीटर। मोटरसाइकिल सवार के पास अपना करतब दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कितना होगा यदि गोले की मोटाई जो है 0.5 मीटर हो। देखिए बाहरी
जो व्यास दिया है 15 मीटर दिया है, यानी कि त्रिज्या क्या होगी इसकी 7.5 मीटर होगी, इसका आधा कर देंगे। गोले की मोटाई कितना दी है, मोटाई जो दिया है वो है 0.5 मीटर। तो अंदरूनी त्रिज्या क्या होगी, अंदरूनी त्रिज्या मान लेते हैं ये हमारा आर है, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 में से 0.5 घटा देंगे तो हमें क्या भी मिलेगा 7 मिलेगा। और हमें निकालना क्या है, इस गोले के अंदर उपलब्ध आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालना होगा। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 4 गुने 22 सत्ते 154, 4 चौके 16 और 15 चौके 60 के 61, तो ये हो जाएगा 616। हमारा ऑप्शन हो गया सी आंसर। नेक्स्ट है, यादृच्छिक रूप से दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए इसमें कुल संभावित परिणाम क्या होगा, पहले वो देखिए। कुल संभावित परिणाम बराबर होगा 6 गुने 6 यानी कि 36 परिणाम होंगे। योग 9 आने का अनुकूल यानी फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो ये होगा 3 + 6 9 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, एक 4 आए, दूसरी बार 5 आए, पहली बार 5 आए, दूसरी बार 4 आए, पहली बार 6 आए, दूसरी बार 3 आए, तो टोटल कितना आया है 4 परिणाम आया है। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा में संभावित परिणाम, तो 1/9, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4x² + 9y² + 16z² - 12xy + 16xz - 24yz का गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये a + b + c के होल स्क्वायर पे बनेगा। इसमें ध्यान ये देना है कि x और z इधर जब मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में है। ये क्या होगा, 4x² को लिखेंगे 2x², 9y² को 3y², 16z² को 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें करना क्या है कि इसमें देखिए z यहाँ पे है एक, यहाँ पे भी z, यहाँ पे z है तो पॉजिटिव है, मतलब कि जहाँ जहाँ x और z आपस में है वो पॉजिटिव हो गया है, और जहाँ जहाँ x है ये नेगेटिव हो गया, z भी नेगेटिव इसने कर दिया है यहाँ पे। यानी x हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, ये होगा 3y का होल स्क्वायर, और ये होगा -4z का होल स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो होगा -2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, ऑप्शन होगा ए। अब चाहें तो इसको खोल के भी देख सकते हैं, -2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर यानी a² यानी कि -2x का होल स्क्वायर 4x² होगा, b² + c², फिर क्या होगा 2ab, ab ये है तो -6xy × 2, तो ये हो गया 12xy माइनस होगा, ठीक है। फिर देखिए ab × bc, तो माइनस ये हो गया 4 3 12 दूनी 24 yz, ये हो गया bc। उसके बाद क्या होगा ca, मतलब 2ca, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस माइनस हो जाएगा +xz, तो 16xz। तो हमारा ये देखिए जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल उस हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता था, इसका आंसर हो सकता था 2x - 3y + 4z का होल स्क्वायर, ये भी हमारा सही आंसर होगा। चूँकि ऑप्शन में ये नहीं दिया है, इसको आसानी से पता कर सकते थे। ये अगर ये आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो y जहाँ जहाँ है नेगेटिव आ गया है, यानी y क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाकी x और xz आपस में है, ये सब प्लस वाले होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन के बाद तर्क कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन दिया है कि एक बेलन और लंब वृत्तीय शंकु का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है πr²h, और शंकु का आयतन कितना होता है, ये होगा 1/3 πr²h। मैंने दोनों में r और h सेम यूज किया है, क्यों, क्योंकि बोला है कि बेलन और शंकु का आधार क्या है, समान है,
समान है आधार मतलब त्रिज्या भी समान होगी और ऊंचाई समान है, तो हमने h और h दोनों बराबर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेलन बट्टे में शंकु भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। तो बेलन बराबर हमें क्या मिला, ये मिला 3 इंटू शंकु, यानी कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो कथन तो सही हो गया। अब अभिकथन देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका आयतन दुगना हो जाएगा, उसका मतलब बेलन का। तो देखिए पहले बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। अब आर को क्या कर दिया है, 2r कर दिया है, और एच को क्या कर दिया है, h/2 कर दिया है। तो नया बेलन का आयतन क्या होगा, नया बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर का मान क्या है, 2r है, 2r स्क्वायर, और एच का मान है h/2। तो ये हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर h/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी के 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन था, इस बेलन का। तो 2 गुने पुराना बेलन, यानी कि आधी कर दी जाए तो उसका क्या हो गया, आयतन दुगना हो गया। तो यहाँ पे आयतन क्या दिख रहा है, दुगना हो गया। तो तर्क भी सत्य है। पर ये ध्यान देना है कि जो तर्क है इस अभिकथन का सही होने का कारण नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्की के अनुसार समानता है। तो देखिए लास्की कौन थे, तो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, हेराल्ड लास्की। इन्होंने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में समानता की बहुआयामी व्याख्या की थी। उनके अनुसार समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अंत है, यानी कि ये वाला विशेषाधिकारों का अभाव, ये सही है। वे सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, तो ये भी सही है। फिर सभी की सामाजिक लाभों तक पहुंच होनी चाहिए और किसी को भी किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो सामाजिक लाभों तक बिना किसी भेदभाव के सबकी पहुंच हो, ये भी इनका है। और आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी और डी। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करते हुए किसान विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए बरासत का किसान विद्रोह, तो बरासत का किसान विद्रोह ये हुआ था 1831 में तीतू मीर के नेतृत्व में, वहाबी आंदोलन का ही ये हिस्सा था। फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर के 1800 के बीच बंगाल में हुआ था ये। उसके बाद रंगपुर का विद्रोह हुआ था 1783 में धीरज नारायण के नेतृत्व में ये हुआ था, धीरज नारायण के नेतृत्व में। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह, तो ये हुआ था 1813 से 1835, करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में ये हुआ था। तो हमें क्या करना है, घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह आएगा, ये 1 नंबर पे हो गया 2। उसके बाद आएगा रंगपुर का किसान विद्रोह 1783 में, तो ये 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा पागलपंथी 4 नंबर पे, और बरासत का किसान विद्रोह 1 नंबर पे। 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है कि बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है, तो ये गलत है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है, हीनयान का नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक अनुकंपा है, तो ये कथन सही है। बोधिसत्व के वे करुणामयी जीव हैं जो ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त करने के बाद भी दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए मार्ग पर बने रहते हैं। उसके बाद है, बोधिसत्व व्यक्तिगत मोक्ष के लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं, तो ये कथन गलत है। बोधिसत्व केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए काम नहीं करते बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपने निर्वाण को विलंबित कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 2, यहाँ पे 2 छूट गया है, तो ऑप्शन हो गया बी हमारा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि संबंधित विकास की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रम दर्शाती है। तो देखिए सबसे पहले बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, तो ये आया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस,
के वजह से आया था, मतलब इसीलिए लेकर आया था। उसके बाद है दक्कन दंगा आयोग, तो ये आया था 1875 में, और रिपोर्ट 1875 का दंगा हुआ था, 1878 में रिपोर्ट इसने सौंपी थी। उसके बाद था संथाल विद्रोह, तो ये हुआ है 1855 से 56 के बीच, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू प्लस कान्हू के नेतृत्व में। उसके बाद है प्रवर समिति की 5वीं रिपोर्ट, तो ये आया है 1813 में, ब्रिटिश संसद में ये पेश किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला 1793 एक, उसके बाद 1793 के बाद क्या आएगा? 1813 आएगा, तो 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 2, तो 1432, 1432 ऑप्शन हो गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके स्तंभ 2 को स्तंभ 1 से सुमेलित कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लिखा? अभी हमने पढ़ा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसने अस्थायी बंदोबस्त लेकर आया था। तो ऑप्शन हो गया 3, बंगाल के गवर्नर जनरल। ऑगस्टस क्लीवलैंड, ये राजमहल पहाड़ियों में पहाड़िया जनजाति के प्रति शांति नीति लेकर गया था, तो ये हो गया ऑप्शन 4। फ्रांसीसी बुकानन, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने वाला सर्वेक्षक या पर्यवेक्षक था, तो ये हो गया हमारा 1। और डेविड रिकार्डो, ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, इनके लगान सिद्धांत को भारत में लागू किया गया था, तो ये हो गया हमारा 2। तो ए का 3, बी का 4 एंड सी का 1, डी का 2, ये बी है, बी का 4 ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। हड़प्पा सभ्यता का और सूची क्यों प्रसिद्ध है इसके लिए। लोथल, तो लोथल कार्निलियन के निकट स्रोत है, यानी कि मन के बनाने वाले पत्थर के निकट का स्रोत, और गोदीवाड़ा है ये, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। उसके बाद कालीबंगा, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, तो ये हो गया हमारा सी। फिर धौलावीरा, तो यहाँ पे विशाल जलाशय और जल प्रबंधन प्रणाली मिला था हमें, ये हो गया डी। और नागेश्वर समुद्र तट के पास स्थित होने के कारण सीप की वस्तु बनाने का ये विशिष्ट केंद्र है, तो ये हो गया हमारा ए। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 का बी, 2 का सी, ये सी है। निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही कालानुक्रम क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1335 में। ये बाबा फरीद के शिष्य थे, दिल्ली के ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। उसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, तो इन्हें बाबा फरीद भी बोलते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 1265 में। फिर शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, तो ये निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1356 में। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1236 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1236, उसके बाद 1265, उसके बाद 1325, ये 25 है ना कि 35, और उसके बाद 1356। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4213, 4213, यहाँ पे 1 होगा और 3 होगा, 4213 ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ई हॉफमैन को। वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार वाशिंगटन पोस्ट के डेविड ई हॉफमैन को उनके संपादकीय लेखन के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने अधिनायकवादी शासनों द्वारा असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों पर कड़ा प्रहार किया था। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेके राउलिंग। नेक्स्ट है, यूएनएससी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनएससी, तो इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें याद रख सकते हैं आपकी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई। 5 अस्थाई देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, फिर रसिया है, उसके बाद है यूके यानी ब्रिटेन, उसके बाद है फ्रांस, और उसके बाद है चीन। इनके पास वीटो पावर होता है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है, इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। नेक्स्ट है,
IFSC IOR का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, यानी कि हिंदी में सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र। इसकी स्थापना भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2018 में गुरुग्राम में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, जहाज़ों की निगरानी और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है, यदि अल्फा का अर्थ से बड़ा है, बीटा का अर्थ बराबर है, थीटा का अर्थ से कम नहीं, गामा का अर्थ से छोटा, डेल्टा का अर्थ बराबर नहीं तथा नीटा का अर्थ से बड़ा नहीं, तब चार विकल्पों में से दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुने। सी अल्फा 2D तथा 2D थीटा एस। तो देखिए सी अल्फा 2D, सी अल्फा 2D, अल्फा का अर्थ क्या है? से बड़ा, तो सी ग्रेटर देन 2D हो गया। और 2D थीटा एस, 2D थीटा एस, थीटा का अर्थ क्या है? से कम नहीं। से कम नहीं का अर्थ क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तभी तो हम कहेंगे कि वो कम नहीं है थीटा से, मतलब 2D एस से कम नहीं है। इसका मतलब 2D जो है या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कोड हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? सी बड़ा है 2D से और 2D बड़ा और बराबर है एस के। अब हमें इस कथन में से चुनना है सी और एस के बीच में सीधा रिलेशन। अगर 2D को हम हटा देंगे तो क्या होगा? सी बड़ा होगा एस से, और से बड़ा का अर्थ क्या है? अल्फ़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी अल्फ़ा एस। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी, 79 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में माइक को इस तरीके से लिखा जाता है और कोल को इस तरीके से। तो कूट में एम को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए एम में क्या है? आई और एम है और एक ए है। तो ए यहाँ पे जो होगा ये 7 के इक्विवेलेंट है, तो ए हो गया 7। आई जो होगा ये परसेंटेज के इक्विवेलेंट है और एम जो होगा वो 2 के, तो 7% 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चीटर को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि जो टीचर में जो भी अल्फ़ाबेट है वही चीटर में है, यानी इसी को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए TEACHER, इसको होगा KAELRAS हमें दिया है। अब हम क्या करना है? चीटर लिखना है, तो CH, अब देखिए CHEATER। सी का क्या है? सी का यहाँ पे एल है तो एल लिख लेंगे। उसके बाद एच, तो एच का यहाँ पे क्या है? आर है तो आर लिख लेंगे। उसके बाद है ई, तो ई का क्या है? यहाँ पे ए है तो ए लिख लेंगे। और ए, तो ए का यहाँ पे क्या है? ई है तो ई लिख लेंगे। तो LRAE यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते हैं, फिर टी का देखिए, टी का क्या है? के है तो के हो गया। फिर उसके बाद ई का क्या है? तो ई का यहाँ पे ए है तो ए हो गया। और आर का क्या है? एस है तो एस हो गया। तो LRAEKAS, LRAEKAS ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, यदि डायमंड को संकेत में इस तरीके से लिखा जाता है तो फीमेल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए डी, डायमंड का पहले लिखते हैं स्थानीय मान, डी का 4, आई का 9, ए का 1, एम का 13, ओ का 15, एन का 14 और डी का 4 होता है। भी हो गया 22, ओ हो गया, क्यू 17 और ये वाई 25, एम 13, के 11, ई 5 और भी 22। इसका हमने लिख दिया। सबका सम देखिए 26 के बराबर है। ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26, 26, 26। तो फीमेल का भी ऐसा ही होगा। एफ होगा, एफ का 6, ई का 5, एम का 13, ए का 1, एल का 12, ई का 5। 6 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 26। 20 किसका होता है? 20 का होता है। 5 में 21 जोड़ेंगे तो 26। 21 किसका होता है? वाई का होता है, सॉरी वाई का नहीं, यू का होता है, TU। 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26, तो 13 किसका होता है? एम का, तो एम हो जाएगा। 1 में जोड़ेंगे 25 तो ये हो जाएगा वाई। 12 में जोड़ेंगे 14 होता है एन का। 5 में जोड़ेंगे 21 होता है यू का। तो TUMYNU ऑप्शन हो गया हमारा 82 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला जारी करने के लिए प्रश्न आकृति का अनुसरण करेंगे। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, और यहाँ पे उत्तर आकृति दी हुई है। देखिए ये ऐसा हमें दिया है एक आयत,
इस एरो जो दिया है तीर वाला मार्ग, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक बार यहाँ पे है, दूसरी बार में यहाँ पे आया है, तीसरी बार में यहाँ पे आया है और चौथी बार में यहाँ पे आया है। तो पांचवी बार में कहाँ आएगा ये देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये कहाँ गया है यहाँ पे, यानी कि 2 पॉइंट आगे बढ़ा है। 1 पॉइंट ये हमने टोटल 6 पॉइंट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट ये बढ़ा है, 1 पॉइंट ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कैसे बढ़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ +2 बढ़ा है। इसमें कितना पॉइंट आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ बढ़ के आ गया है, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ा है। अब देखिए इसमें तो ये 1 है और ये 2 है, इसमें 2 पॉइंट आगे बढ़ा है ये, तो इसमें +2। अब कितना आगे बढ़ना चाहिए, +1 आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि ये क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे वाले में सिर्फ ए में है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उस आकृति को ढूंढो जो इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करता है। तो देखिए प्रश्न आकृति हमें दिया हुआ है और उत्तर आकृति हमें ढूंढना है। ये भी लगभग उसी लॉजिक पे है जो पिछला प्रश्न था। समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये एक दिया है, इस प्लस को देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और ये एक प्लस यहाँ पे है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं। ऐसे जो लाइन खींचा है मैंने, टोटल 6 पॉइंट हो गए, 6 नहीं सो टोटल 8 पॉइंट। तो ये जो प्लस है ये कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, यानी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बढ़ा है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के लिए +2 पॉइंट बढ़ा है। फिर इस प्लस को देखिए, ये यहाँ पे आया है, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ा है। फिर इस प्लस को देखिए यहाँ और यहाँ, तो यानी कि ये +2 पॉइंट बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा, +1 पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि प्लस कितना आना चाहिए यहाँ पे प्लस बीच में आना चाहिए यहाँ पे। तो बीच में कहाँ है, एक तो ए में है और एक तो डी में है। अब क्या करना होगा, हमें दूसरे को देखना होगा। तो इस वाले को देखिए, गोल वाले को, तो गोल वाला भी सेम, यहाँ से यहाँ आ गया है, 1 पॉइंट बढ़ा है। फिर गोल वाला 1 और 2 पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे आ गया। फिर गोल वाला यहाँ से यहाँ आया है, 1 पॉइंट बढ़ा है। तो अब कितना बार बढ़ेगा, 1 और 2, यानी कि गोल वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो गोल वाला यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अधिक अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। घरों की वायरिंग में सभी उपकरण जैसे कि बल्ब, पंखा या फ्रिज को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कारण पढ़ते हैं। समांतर संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण को मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये कारण बिल्कुल सत्य है। समांतर क्रम में सभी उपकरणों के सिरों पर वोल्टेज समान रहता है। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने समझाया था आपको कि 10 ओम, 20 ओम और 5 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सब समान होगा, क्योंकि वो समांतर क्रम में जुड़ा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई एक उपकरण खराब या बंद हो जाए तो बाकी के उपकरणों के परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और स्वतंत्र रूप से चलते रहते हैं। श्रेणी क्रम में एक बल्ब फ्यूज होने पर पूरा घर बंद हो जाता है। तो हमारा कारण क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पौधे का प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण कौन सा है? तो देखिए, प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन। तो जब किसी पौधे पर एक दिशा से प्रकाश पड़ता है तो पौधा हार्मोन ऑक्सीजन तने के छायादार भाग यानी छायादार भाग में एकत्रित हो जाता है। फिर छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता वहाँ की कोशिका को लंबा होने के लिए उत्तेजित करती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की विपरीत दिशा वाली कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती है और तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। इस गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना ये है कि पहला, प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जब किसी पौधे पर एक दिशा से प्रकाश पड़ता है तो पादप हार्मोन ऑक्सीजन तने के छायादार भाग पे एकत्रित हो जाता है। उसके बाद छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं से ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं के विभाजन का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा। छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं को लंबा करता है। तो ये बिल्कुल इसका सही स्पष्टीकरण है। 2 और 4 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः वही कथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनना है।
अभी कथन दिया है, द्विपद नामकरण पद्धति हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों की अति विविधता को एक समान तरीके से पहचानने के लिए बनाई गई है। तो ये कथन सही है। दुनिया भर में जीवों के स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। इसी अति विविधता को एक समान वैश्विक मानक देने के लिए द्विपद नामकरण पद्धति यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया है। कारण देखिए, द्विपद नाम दो शब्दों से बना है, वंशीय नाम और जातीय नाम। तो ये भी सही है। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो नाम के दो भाग होते हैं, पहला वंशीय जिसे जेनरिक नेम बोलते हैं और दूसरा जातीय यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए, तो अभिकथन और कारण दोनों तो सही हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखना हमें यह है कि स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि स्पष्टीकरण इसका नहीं है। आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कारण है ये केवल नाम की संरचना बताता है कि ये नाम दो शब्दों से बनता है। यह नहीं बता रहा कि पद्धति विविधता के भ्रम को क्यों और कैसे दूर करती है। यहाँ पे जो लिखा है अति विविधता को एक समान तरीके से पहचानने के लिए बनाई गई है, तो ये कैसे इससे कैसे स्पष्ट हो रहा है? तो ये स्पष्ट इससे नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका बी होगा। बाकी आप इसका चाहें तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। इस पद्धति के जनक थे कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राइबोसोम के कार्य हैं? तो देखिए, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये इसका कार्य है। दूसरा है एंजाइम का निर्माण। तो इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, लेकिन सभी एंजाइम बुनियादी रूप से प्रोटीन से बने हैं, अतः इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से राइबोसोम एंजाइम का निर्माण होता है। तो ये भी सही है। वसा का निर्माण होता है, तो वसा और स्टार्च का निर्माण राइबोसोम का कार्य नहीं है, ये गलत है। वसा का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो ये गलत हो गया। स्टार्च का निर्माण, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, पौधों में प्रतान डैश के लिए संवेदनशील होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पर्श उद्दीपन। कमजोर तने वाले पौधे जैसे कि मटर, कद्दू, अंगूर में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रतान कहते हैं, टेंड्रिल्स। ये स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ये किसी आधार या लकड़ी के स्पर्श में आते हैं, ये उसके चारों ओर लिपट जाते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। इस गति को स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रतीक ने एक वस्तु 8400 रुपये में खरीदी और उसे 6300 में बेच दिया, तो उसे होने वाले नुकसान का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, इसमें तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ है, यानी कि घाटा हुआ है। घाटा कितने का हुआ है भाई? तो 8400 में से 6384 घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये 2016। ठीक है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होता है? घाटा प्रतिशत, तो ये होता है घाटा बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य गुने 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 12 सत्ते हो जाएगा ये 84। 7 दूनी 14, 6 1 7 8 56, 5 6 बचेगा तो 7 8 56। फिर 12 से कटाते हैं इसको, 12 दूनी 24 और बचेगा 4, 12 चौक 48। तो यानी कि 24% हो जाएगा हमारा नुकसान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई का एक शंकु इसकी त्रिज्या के समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो इस ठोस का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो देखिए, जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हमारा हो गया अर्धगोला, इसके ऊपर है शंकु। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या दिया है? ये दिया है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर हमें 13 है, एच बराबर 12 है। अब देखिए, इस त्रिज्या के समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या होगी शंकु की? तो आर बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना है? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 13 169, 12 12 144, 169 में से 44 जाएगा, 144 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये हो गया 5। या 13 5 12 13 का आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं। तो जो आधार की त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या क्या होगी? हमारे गोले की भी होगी। ठीक है, तो आर मिल गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इस पूरे का हमें बताना है आयतन यानी वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा इसका? शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर सेम है इसलिए मैंने आर सब में सेम अल्फ़ाबेट रखा है। अब देखिए क्या करते हैं, 1/3
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये एच बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2r बचेगा। अब क्या करते हैं 1/3 पाई का पाई रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई दिया है, गुणे आर स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एच दिया है 12 और 2r मतलब 5 दूनी 10, तो ये हो गया पाई बटे 3 गुने 25 गुने 12 10 22, तो 22 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55, 550 बटे में 3 पाई, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्तंभ 1 में दिए गए शब्दों का स्तंभ 2 में दिए गए अर्थों से सही मिलान करें और सही उत्तर के रूप में उपयुक्त कूट चुने। स्तंभ 1 दिया है, स्तंभ 2 दिया है। विश्वास निर्माण उपाय, तो ये होगा ऑप्शन 2, नियमित आधार पर राष्ट्रों के बीच रक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया को बोलते हैं विश्वास निर्माण उपाय। उसके बाद है शस्त्र नियंत्रण, ये हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 4। गठबंधन सैन्य हमला, तो राष्ट्रों का एक गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध या बचाव करना है, तो ये हो गया ऑप्शन 3 सामने सामने। निरस्त्रीकरण यानी कुछ प्रकार के हथियारों का त्याग जैसे कि परमाणु या जैविक हथियारों को नष्ट करना, तो ये हो गया हमारा 1, तो ऑप्शन होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देती है। यह वह मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, जैसे श्रीलंका में सिंहलियों का शासन, इसमें अल्पसंख्यकों की अवहेलना की जाती है। और सत्ता की साझेदारी क्या है, तो ये लोकतंत्र की आत्मा है जहाँ समाज के सभी छोटे बड़े भाषाई या सामाजिक समूहों को शासन व्यवस्था में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, जैसे कि बेल्जियम का मॉडल है। नेक्स्ट है सरकार गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। देखिए कथन दिया है स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा सरकार बनाना संभव है, तो ये तो नहीं होगा, स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं बना सकते सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, तो ये भी गलत है। सरकार गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक तक ही सीमित है, तो ये भी गलत है। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए चुनाव में जनता द्वारा निर्वाचित होना और सदन जैसे कि लोकसभा या विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल निर्वाचित होना पर्याप्त नहीं है जब तक कि बहुमत का आंकड़ा या गठबंधन का समर्थन ना हो। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है, सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा ही बनाई जा सकती है, यही हमारा आंसर होगा सटीक। तो केवल कथन 4 सही है। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़ें और विकल्प चुनें। सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद कर सकती है, तो यह अभिकथन बिल्कुल सही है। सत्ता की साझेदारी समाज के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी टकराव और संघर्ष को रोकने में मदद करती है। कारण देखिए सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए, हाशिए पर होने को कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए, तो बिल्कुल कारण भी सही है। जब सभी सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो किसी भी समूह को हाशिए पर होने यानी अलग थलग पड़ने का एहसास नहीं होता, जिससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ पैदा नहीं होती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम निम्नलिखित है। देखिए तो क्रम हमें पूछा है, तो इसका जो पहला क्रम होगा वो होगा भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है, ये मूल कारण है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आइए, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है भूजल चट्टानों से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है, ये प्रक्रिया की शुरुआत है। उसके बाद देखिए यह इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर से ऊपर उठता है तो यह भाप में बदल जाता है। यहाँ पे पानी गर्म हुआ, यहाँ पे भाप बदल गया, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अंतिम परिणाम देखिए कि इस भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा 4213, 4213 ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है महेश ने अपने दोस्त को कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी के प्रकार के बारे में संकेत दिए। महेश द्वारा दिए गए निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा मिट्टी के आदर्श प्रकार की पहचान करने में सबसे उपयोगी होगा। तो देखिए कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुन मिट्टी या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है।
इस मिट्टी की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, जो कि हमारा पहला दिया है, यह नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वाला संकेत तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर है। यह जल योजन के बाद पीली हो जाती है, गलत। यह कंकुर और भांगर की गांठों से भरपूर है, गलत। यह अच्छी जल निकासी वाली दोमट है, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल संकेत 1 उपयोगी होगा। नेक्स्ट है कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है बादल के प्रकार और उनकी विशेषता पे। तो देखिए सिरस, सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रैटस, ये जो क्लाउड है ये पतले सफ़ेद और रेशम जैसे बर्फीले क्रिस्टल से बने होते हैं। इनमें इससे बारिश नहीं होती है और ये सबसे ऊंचे वाले क्लाउड है, मतलब उच्च हाई क्लाउड है ये। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, पतले सफ़ेद और बर्फीले, कोई बारिश नहीं। आइस क्रिस्टल्स होता है ऊपर सबसे ऊंचाई पर। ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रैटस, तो ये है परतदार या फूले हुए होते हैं और मुख्य रूप से लिक्विड पानी की बूंदों से बने होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। स्ट्रैटस, स्ट्रेटा क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रैटस, तो ये उदास आसमान, लगातार होने वाली हल्की या भारी बारिश और कोहरे जैसे बादलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका सी का हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ये नीचे से ऊपर की ओर अत्यधिक लंबे, संकरे, फूले हुए, गोभी के आकार के गरजने वाले बादल होते हैं। तो ये हो गया इसका 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का 3 था। नेक्स्ट है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन, एक चोटी से निकलने वाली सहायक नदियाँ ढलान का पालन करते हुए नीचे की ओर बहती और सभी दिशाओं में बहती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब नदियाँ किसी केंद्रीय ऊंचे पहाड़ या गुंबद जैसी चोटी से निकलकर ढलान के अनुरूप बहती हैं, तो ये सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। दूसरा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। मध्य भारत का अमरकंटक पठार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में निकलती है। तीसरा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न नीलगिरी पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी धाराएं भी इसी प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ए, बी और सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि क्षेत्र को उनके क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। देखिए सबसे पहले कौन आएगा? पहले दिया है वेम्बनाड आर्द्र भूमि। तो वेम्बनाड आर्द्र भूमि जो है ये मूलतः लैगून से फैला हुआ जल क्षेत्र है, ये केरल का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद है चिल्का झील। तो चिल्का झील का जो क्षेत्रफल है ये है 1165 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में स्थित है ये। अष्टमुडी आर्द्र भूमि, तो अष्टमुडी आर्द्र भूमि 61 वर्ग किलोमीटर है, ये केरल में स्थित है। उसके बाद है सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है, लगभग 240 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है सुंदरवन। तो यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ये लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा सुंदरवन, उसके बाद आएगा चिल्का झील, उसके बाद चिल्का झील के बाद सांभर झील, सांभर झील के बाद अष्टमुदी, अष्टमुदी के बाद वेम्बनाड। तो ऑप्शन हो गया हमारा EBDCA ऑप्शन हो गया हमारा बी। ऑप्शन में आप इसे आसानी से कर सकते थे, सुंदरवन इन सब में बड़ा है, देख के ही लग रहा है कि सिर्फ एक ही में ई दिया है, तो इसको हम टिक कर सकते थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।